हम बात करते हैं एक और नए चैप्टर की जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से पहले हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? जो फोर्स हमारे जनरली 2 टाइप से होते हैं, उसे हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था पहले। तो फोर्स हमारे देयर आर 2 टाइप्स, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो हमारे कॉन्टैक्ट में, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। जो मस्कुलर फोर्स क्या होगा? जो अपने मसल्स के द्वारा जो कॉन्टैक्ट जिससे हम लगाते हैं, कोई वस्तु को छूते हैं, उठाते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स जो अपने आप जाके, जैसे बॉल को अपने थ्रो किया, उसके बाद अपने आप जाके रुकी, तो कहाँ किससे रुकी? फ्रिक्शनल फोर्स से। तो वो होता है कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में आता है। और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट, जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के टच, बिना ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के टच में आए हुए जो फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं। जैसे हम मसल्स से किसी को उठाते हैं, किसी वस्तु को, तो क्या अपना हमारा हाथ और जो थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे के टच में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। अब नॉन कांटेक्ट की फोर्स की बात करें तो ये होता है जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो आज हम बात करते हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। चलिए बात करते हैं ग्रेविटेशनल की फोर्स। अगर बात करें कि व्हाट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्टों को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट यूनिवर्स वेदर दे हैव इक्वल मासेज और नॉट, या वो इक्वल मासेज के हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो यूनिवर्स में किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले अट्रैक्शन को हम एक फोर्स का नाम देते हैं, जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो न्यूटन ने फाइंड आउट किया था। अब ये इक्वल मास हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हम न्यूटन के न्यूटन्स लॉ में हम बात करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बार बार पूछा जाता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये न्यूटन्स लॉ क्या है। मान लेते हैं हमारे पास, अभी हमने बोला कि यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए और एक ऑब्जेक्ट है हमारा बी। ए है जिसका मास m1 है और एक है m2 है। इनको हमने सेपरेट कर है, मान लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तब इस पे जो m1 से m2 पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? F ए बी, और इससे इसको लगेगा तो कौन सा लगेगा? F बी, इधर को लगेगा। अब इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो कैसे काम करेगा? वो न्यूटन के लॉ से हम समझते हैं कि वो क्या, कौन सा फोर्स वो काम करता है। तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है ग्रेविटेशन के बारे में? इज द लॉ दैट लीड्स टू द फर्दर स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल एंड स्टेट दैट all the object in the universe having any masses always attract each other with a force of attraction। उसने बताया कि यूनिवर्स में कोई भी, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे से किससे रहते हैं? अट्रैक्ट, एक दूसरे से हमेशा अट्रैक्ट रहते हैं। किसके कारण? एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसने क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स बोला, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। अब जो ये F है वो क्या होता है? विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। जो हमने अभी बोला कि हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ए है एक, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो जो इसके बीच में ये दो एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, एक अट्रैक्शन का फोर्स रहता है। इस फोर्स का नाम दिया हमने ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स जो होता है F, ये क्या बोलता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2। ये प्रोडक्ट क्योंकि फिजिक्स में मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इन कंटैक्ट विथ अदर। अब ये क्या होता है? पहला जो उसने बोला कि जो पहला था वो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और सेकेंडली क्या बोल रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r बिटवीन देयर सेंटर।
और जो इसके बीच का जो डिस्टेंस जिससे सेपरेट हुए थे उससे वो जो फोर्स है वो क्या होगा, डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनली द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 1/r²। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इनको कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक फार्मूला मिलता है, वो होता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। अगर दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। अब इसको अब यहाँ पर इसको फार्मूले के रूप में, जब तक ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा नहीं हमारा फार्मूला नहीं बनेगा। इसको हटाने के लिए, इसको जब न्यूटन ने हटाया तो एक कांस्टेंट यहाँ पर गिवन हुआ, राइज हुआ। इस कांस्टेंट को बोलते हैं, ये है कैपिटल G। इस G को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू को उसने फाइंड आउट किया था। कितना आया था उसकी वैल्यू आई थी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। तो इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। तो ये क्या था, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू को उसने फाइंड आउट किया था। अब इसकी जो यूनिट होती है किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो फोर्स की यूनिट हमेशा हमें पता है क्या होती है, न्यूटन होती है। इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं, या अगर हम इससे बात करें तब भी वो न्यूटन आएगा। फॉर्मूले से भी हम उसको निकाल सकते हैं, G m1 m2/r²। इससे अगर निकालें तो ग्रेविटेशन अभी मैंने बताया था इसकी जो, अगर हम इस फॉर्मूले से कैपिटल G का यूनिट भी निकाल सकते हैं और F का यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसको आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे आप निकालते हैं उसको, F = G m1 m2/r²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, F r² = G m1 m2। और उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। अब निकालना क्या हमने, G = क्या हो जाएगा, F r² m1 m2। और F की यूनिट क्या होता है, न्यूटन। R डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और m1 m2 यानी कि मास की यूनिट क्या होती है, kg × kg²। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ये भी यहाँ से आ सकता है। तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। वैसे ही आप ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, F = G m1 m2/r²। अभी हमने G की यूनिट निकाली थी। G की यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg² इंटू kg ये तो kg², ये भी हो गया अपॉन, ये हो गया मीटर स्क्वायर। kg से kg² कट गया और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया न्यूटन। तो यहाँ से आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ एग्जांपल इसके, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। जो अर्थ और मून एक दूसरे, ये मून जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है, किस कारण से घूमता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमता है। और वैसे ही फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, जितने भी प्लेनेट हैं सन के चारों ओर घूमते हैं, वो किस फोर्स के कारण घूमते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमते हैं। इसीलिए जो न्यूटन ने लॉ दिया था उसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ये यूनिवर्स में, खाली ये वर्ल्ड में ही नहीं है, खाली हमारे अर्थ के लिए नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स के लिए ये एक ही लॉ बनाया है, पूरे लॉ फुलफिल करता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले व्हाट इज ग्रेविटेशन को समझेंगे कि फोर्स हमारे कौन सा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारा। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होने के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, कि ये ऐसा फोर्स जो यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्टों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, चाहे वो
ऑब्जेक्ट इक्वल मास के हों या नहीं हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। न्यूटन ने इस एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल देते हैं। इसके अकॉर्डिंग उसने क्या बोला था, उनके किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट और मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इनको अगर कंबाइन करते हैं तो ये आता है हमारा F = G m1m2 अपॉन r स्क्वायर, जो उसने एक G दिया था, G का नाम दिया था उसने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या न्यूटन कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो आगे का इसका जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।